घूंघट की आड़ में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले आशिक से नज़र, जब तक ना मिले आशिक से नज़र, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट के आड़ में दिलवर का, हो दिलवर का दिलवर का दिलवर का, हाँ दिलवर का दिलवर का दिलवर का। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आप सभी को HNY की तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आदर्श क्लासेस के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में ये जो संगीत गाया, इसलिए गाया कि आज के समय में, आज के दौर में पर्दे का ज़माना नहीं है। जब तक पर्दा उठेगा नहीं, तब तक आप किसी भी मंजिल को पाएंगे नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गार्जियन, आप सभी अपने बच्चियों को अपने घर में उस लक्ष्मी रूप लड़कियों को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। उसे पर्दे के पीछे मत रखिए, उसे बाहर भेजिए, उसे पढ़ाइए लिखाइए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही नहीं, पूरा भारत, पूरा राज्य आज उसके बारे में सोच रहा है, उसके लिए तमाम तरह के आरक्षण का प्रावधान किया है। तो आप भी इससे पीछे ना हटे मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप सभी भी अपने बहन बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और अधिकतम ऊंचाई तक उसको पहुंचाने में उसका सहयोग कीजिए, क्योंकि नारी शक्ति जब रहेगी तभी सब कुछ का भलाई हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि हमारी झांसी की रानी वीरांगना, जिन्होंने 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी जानों की क्या कर दी थी, आहुति दे दी थी अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। इसी के साथ मैं आपके बीच में एक टॉपिक लेकर आने वाला हूं, संविधान का। ये संविधान का ऐसा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक पर पहुंचने से पहले, उस चैप्टर पर पहुंचने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, दिल से रिक्वेस्ट होगा कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, और पूरे टॉपिक को पूर्ण रूप से समझने के लिए कृपया कर शुरू से लेकर अंत तक पूरा चैप्टर को क्या करें, पूरा वीडियो को देखने का कृपा करें। इसी के साथ मैं आपके बीच में आज सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, और उस चैप्टर का नाम है संविधान। और इस संविधान को मैं पूरा का पूरा नहीं बताऊंगा। इस संविधान से जो जो समस्या आपको सबसे अधिकतम होती है, उसी समस्याओं का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण समाधान करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे, क्योंकि संविधान के अंतर्गत वो जो टॉपिक्स है वो बड़ा ही सभी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने का काम करता है, उसे प्रश्न डालता है। तो वो संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त? वो संविधान का महत्वपूर्ण ये जो अनुच्छेद है, बात हमारी समझ रहे हैं, इस अनुच्छेद से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारी एग्जाम पूछा करता है। लेकिन मैं आपके बीच में इस संविधान से चलूंगा कि संविधान को हम लोग 3 भागों में, 3 प्रारूप में बांटे हैं, 3 श्रेणी में बांटे हैं। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, 3 श्रेणी में बांटे हैं। पहला भाग को, और दूसरा अनुच्छेद में, और तीसरा अनुसूची में। तो अगर हम भाग की बात करें तो हमारे संविधान के अंतर्गत मेरे भाई 22 भाग हैं। हमारे संविधान के अंतर्गत कितना भाग है? तो 22 भाग है, 22 भाग है। अगर रही बात अनुच्छेद की मेरे दोस्त, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद की जो संख्या है वो 395 है। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो 395 है। लेकिन उनमें से उसी अनुच्छेद के अंतर्गत किसी का क, किसी का ख, है ना,
जैसे कि मान लो भाग 4A का क वगैरह वगैरह, संविधान 395 का क, 394 का क, इस तरफ से बढ़ते बढ़ते लगभग वो 400 के पार हो चुका है। लेकिन मूल रूप से हम लोग संविधान को लेते हैं कितने पार्टों में, तो 395 अनुच्छेदों में इसको बांट देते हैं। अगर अनुसूची की बात आती है मेरे भाई, तो अनुसूची हमारे संविधान के अंतर्गत पहले तो 8 थी, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 12 कर दिया। अनुसूची को कितना कर दिया, 12 कर दिया। तो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 आपको अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। ये संविधान है। संविधान की जो दाता हैं, संविधान की जो फादर है मेरे भाई, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने आपको, हमको, सबको, चाहे हमारे देश में जितने भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जातियां हैं, धर्म है, उन सभी को यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक कानून बना दिया कि कानून के तहत ही सारे लोग क्या करेंगे, चलेंगे, और उसी पूर्ण रूप से कानून को ही हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। तो मैं आपके बीच में जो शुरू में बताया कि इस संविधान के अंतर्गत सबसे परेशानी कौन डालता है, तो आपका अनुच्छेद डालता है। तो उसी अनुच्छेद को मैं लेकर चलूँगा कि संविधान में जो अनुच्छेद हैं तो कौन कौन से भाग में कितने कितने अनुच्छेद को शामिल किया गया, और उन अनुच्छेदों में हम लोग किसका किसका क्या करते हैं, अध्ययन करने का काम करते हैं। तो उसी को लेकर के मैं आपके सामने आगे की ओर चलता हूं। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, अब हम चलेंगे कुछ संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों को लेकर के। तो थोड़ा सा आप केयरफुल करेंगे, आप यहाँ केयर करेंगे। तो देखिए ज़रा, हम आपके बीच में संविधान का भाग 1 लेकर चलते हैं पहली दफ़ा, और भाग 1 में हम लोग 1 से 4 अनुच्छेद को क्या किए हैं, शामिल किए हैं। ठीक है, और यह कह रहा है 1 से 4 के अंतर्गत संविधान का ये जो भाग 1 है और उसमें जो अनुच्छेद 1 से 4 है, तो यह क्या कर रहा है मेरे भाई, तो यह कह रहा है आपके सामने कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, गौर करिएगा ज़रा, ये कह रहा है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो हम लोग अनुच्छेद 1 में चलेंगे पहली दफ़ा। तो अनुच्छेद 1 में चलेंगे तो क्या हमें बताया, क्या हमें देख रहा है कि अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। बात हमारी समझ रहे हैं, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। अगर आपसे कोई सवाल करे कि भारत क्या है, तो भारत एक देश नहीं है। भारत को हम लोग दिस इज़ नॉट कंट्री, इसे एक देश नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे क्या कहा जा सकता है, तो भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, एक योग है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद नंबर 1 में है। अगर हम लोग अनुच्छेद 2 में चलते हैं तो 2 क्या कह रहा है कि यह नए राज्यों का प्रवेश, यह कह रहा है 2 में अनुच्छेद नंबर में कि नए राज्यों का प्रवेश, मतलब अनुच्छेद नंबर 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। अर्थात कहने का मकसद इसका यह है कि कोई भी राज्य कानून बना करके, कोई भी देश कानून बना करके, ठीक है, एक नए राज्य का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश अगर बड़ा है तो उस उत्तर प्रदेश को 2 राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें एक नए राज्य का क्या कर जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि ये बातें चल भी रही है, बात हमारी समझ लें। जैसे कि बिहार और झारखंड एक में था, उड़ीसा एक में था, लेकिन धीरे धीरे सब अलग हो गया। बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ, तो जो सरकार कानून बनाई और कानून बना करके उस राज्य को क्या कर दिया, एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। तो कौन से अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 2 के तहत। अनुच्छेद नंबर 3 कह रहा है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, मतलब ये कह रहा है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हो सकता है। लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 03, मतलब 3 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन हो सकता है। मतलब ये
कि सरकार अगर चाहे तो राज्यों की सीमा को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। सरकार अगर चाहे तो उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। सरकार अगर चाहे कि उसके क्षेत्र का, उसके राज्य का नाम अगर परिवर्तन करना है तो वह कर सकती है। जैसे कि अभी देखें आप, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया। बात हमारी समझ रहे हैं? झांसी रेलवे का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किया गया। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 3 तक आपके सामने मैं रखा, जो आपके सामने इस प्रकार से मौजूद है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हम चलते हैं भाग 2 में। बात हमारी समझ रहे हैं? अब हम चलते हैं भाग 2 में। तब भाग 2 क्या कह रहा है? तब भाग 2 में हम लोग अनुच्छेद पहले 5 से 11 देखते हैं। तब भाग 2 में अनुच्छेद नंबर संविधान का 5 से 11 क्या करता है? तो नागरिकता देता है। क्या देता है मेरे बच्चे? तो नागरिकता देता है। मतलब ये कि कौन सा व्यक्ति किस राज्य का नागरिक होगा, किस देश का नागरिक होगा और उसे क्या क्या कहाँ कहाँ की नागरिकता मिल सकती है। जैसे कि सच फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यूपी का हूँ या बिहार का हूँ या आपको झारखंड का हूँ, उत्तरांचल का हूँ, उत्तराखंड का हूँ, तो जैसे मान लो मैं बिहार का हूँ, अगर मैं जाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में तो वहाँ हमें उत्तर प्रदेश की नागरिकता प्राप्त होगी। बात ना, अगर झारखंड में जाना चाहता हूँ तो वहाँ हमें झारखंड की नागरिकता प्राप्त होगी। अगर मान लो भारत छोड़ करके हम नेपाल में जाना चाहता हूँ, श्रीलंका में जाना चाहता हूँ तो वहाँ, लेकिन वहाँ के लिए हमारा अनुच्छेद काम नहीं करेगा। आपको कोई उधर से यहाँ आता है तो अनुच्छेद काम करेगा। राज्य के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं, एक राज्य से जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की हमें नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत हमें वहाँ के राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 चलते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर हम 12 से 35 चलते हैं। तो 12 से 35 अनुच्छेद में क्या है? तब फंडामेंटल राइट है। यह क्या है? तब फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट है। बात हमारी समझ रहे हैं? मतलब मौलिक अधिकार है। 12 से 35 के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है उसमें कौन सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? तो मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है और फंडामेंटल राइट प्राप्त है। फंडामेंटल राइट, आपसे कोई भी सवाल करे कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको जवाब बिल्कुल क्लियर करना है। किसमें? तो 12 से लेकर 35 में। अब 12 से लेकर 35 में अलग अलग आपको कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, आपको अधिकार उसमें जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, आपको ये सारे के सारे उसमें मौजूद होंगे। तो हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब उसमें हम लोग पूरा क्लियर पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारा फंडामेंटल राइट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा अमेरिका से। किस देश से लिया गया है मेरे भाई? तो अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। हम चलते हैं अनुच्छेद 36 से 51 में। तो 36 से 51 में दे रहा है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मतलब एक राज्य है तो उस राज्यों का अपना एक नीति होगा, एक कानून होगा, एक रूल्स होगा जिसके आधार पर वो अपना काम कर सकता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? तो 36 से लेकर के 51 तक। अब हम लोग एक अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद नंबर 51 का ए। तो अब 51 का ए में क्या कह रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त? तो 51 का ए में कह रहा है कि 51 का ए में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। बात हमारी समझ रहे हैं? 51 का ए में कह रहा है मौलिक कर्तव्य। तो गौर करिएगा, ये मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य मतलब स्वयं का कर्तव्य, स्वयं का अपना विवेक, अपना सुविचार। मतलब कानून तो आपके ऊपर लाद दिया गया है, कानून तो आपके लिए बना दिया गया है, लेकिन आपके रहने वाले जो लोग हैं, भारत में बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उनका भी एक कर्तव्य बनता है ना कि वो अपने अनुसार भी चल सकें।
वो अपने नीति के आधार पर भी चल सके, अपने स्वविवेक से भी चल सके, तो वो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है। अनुच्छेद नंबर जब हम अनुच्छेद नंबर मेरे बाबू मेरे बेटा, अनुच्छेद नंबर जब हम लोग क्या, अनुच्छेद नंबर, ये जो अनुच्छेद नंबर है वो 52 से लेकर 151 तक है। तो अब गौर करिएगा जरा, 52 से लेकर 51 तक, 151 तक, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद नंबर 52 से 151 के बीच में आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद क्या क्या पड़ेगा। तो अनुच्छेद आपको हम 52 से शुरू करेंगे और 52 से शुरू करके 61 तक ले जाएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? 52 से शुरू करके कहाँ तक ले आएंगे? 61 ले जाएंगे। तो 52 से 61 तक जो अनुच्छेद होगा वह किससे संबंधित होगा? तो राष्ट्रपति से संबंधित होगा। और इसका सूत्र क्या होगा? तब पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। बात हमारी समझ रहे हैं? कहाँ से? 52 से लेके 61 तक। ठीक है मेरे भाई मेरे बच्चे, तो 52 से लेके 61 तक मतलब क्या? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और ये लास्ट में 61। बात हमारी समझ रहे हैं? इतना अनुच्छेद आपको 52 से 61 तक में किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। समझ रहे हैं? तो 52 से 61 तक पकानी कोका दुयो दशम ये राष्ट्रपति के अंतर्गत संबंधित है। उसके पद से लेके उस पर महाभियोग तक ये संबंधित है। तो आपको इसके बारे में जब हमको पूरा पढ़ना होगा तो हमारा एक वीडियो है आपके बीच में, उसमें जाकर के आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का एक क्या क्या अनुच्छेद होता है और किसमें किसके उसका रूप धारण करता है। तो ये 52 से लेके 61 तक हो गया। अब हम चलेंगे आपके बीच में अनुच्छेद नंबर आगे की ओर। 61 तक तो यहाँ पर हो गया मेरे बच्चे। अब 61 के बाद हम लोग आगे चलेंगे तो जरा देखेंगे। अब 61 के बाद जो हमारा अनुच्छेद होगा, 61 के बाद अनुच्छेद होगा, अब हम लोग 62 से लेके 63 से, बात हमारी 63 से लेकर के 71 तक, 63 से लेकर के 71 तक, 63 से लेकर के 71 तक जब हम चलेंगे मेरे भाई मेरे बच्चे, तो उसमें हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका जो प्रयोग होता है ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। इसका प्रयोग किस संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। किसका प्रयोग? 63 से लेके 71 तक। तो गौर करिएगा जरा, उसका, अब इसका सूत्र क्या है? तो उसका निकास, बात हमारी समझ रहे हैं? उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। तो गौर करिएगा जरा, ये हो गया 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और बात हमारी समझ रहे हैं? ये 71 है, ठीक है, 71 तक यहाँ पर हमारा आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ये यहाँ तक उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारा क्या है? अनुच्छेद है। तो उपराष्ट्रपति भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप जाकर के आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल पे जाकर के आप वीडियो को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, उसे प्ले लिस्ट में आपको मौजूद है। ठीक है, या आप उपराष्ट्रपति भाई HNY सर लिखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर आ जाएगा आदर्श क्लासेस पे जाकर के। बात समझ में आई मेरे भाई? तो ठीक है मेरे भाई मेरे बच्चे, वो आपके सामने मैंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को रखा अनुच्छेद के अंतर्गत। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें 124 में क्या हो सकता है, अनुच्छेद जब हम आगे बढ़ेंगे हम आपको वही अनुच्छेद दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद नंबर 123 है, तो उसमें क्या है? अध्यादेश है। बात हमारी समझ रहे हैं? अध्यादेश को पारित करना। 123 जो अनुच्छेद है वह अध्यादेश को पारित करने का अधिकार देता है। बात हमारी समझ रहे हैं? मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी
परिस्थिति में ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं चल पा रहा है। किसी भी स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं चल पा रहा है, तो आपको तो जानकारी होगी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आपके संसद के अंग हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये जब तीनों मिलते हैं तभी किसी कानून का निर्माण होता है। लेकिन बाय द वे अगर कोई कारणवश लोकसभा, राज्यसभा दोनों क्या है, संसद स्थगित है, बंद है, तो उसकी कार्रवाई जब नहीं चल पा रही है और बीच में जब अचानक किसी कानून को पारित करना होता है, संशोधन को पारित करना होता है, तो डायरेक्ट 123 अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करके किसी भी कानून को क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद को कभी भी किसी वक्त बैठा करके उसे क्या करना पड़ेगा, फिर मंत्रिमंडल से उसको पारित करवाना पड़ेगा और उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कौन से अनुच्छेद में? 123 में। अगर 124 की बात आती है मेरे भाई मेरे बच्चे, तो 143 की जो बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह, मतलब कहने का मकसद ये है कि 143 अनुच्छेद कहता है कि आप कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी रूल्स बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट का क्या करना पड़ेगा, सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं 153 अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में? तो 153 अनुच्छेद में चलते हैं। तो हमारा 153 अनुच्छेद क्या कहता है मेरे बच्चे? तो 153 अनुच्छेद कहता है राज्यपाल का पद। बात हमारी समझ रहे हैं? मतलब जिस स्तर से केंद्र में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, उसी प्रकार से 153 अनुच्छेद कह रहा है कि राज्यपाल का पद, मतलब किसी भी राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 153 के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 154 कह रहा है कि राज्यपाल की शक्ति और कार्य होगा, निहित होगा। ठीक है, वो अपने शक्ति और कार्यों का प्रयोग कर सकता है। चौथा, ये 55 क्या कह रहा है कि राज्यपाल का निर्वाचन, राज्यपाल की नियुक्ति। बात हमारी समझ रहे हैं? ये राज्यपाल के अंतर्गत है। 52 से 61 तक राष्ट्रपति। बात हमारी समझ रहे हैं? 62, 63 से लेकर 71 तक, 70 तक क्या था, उपराष्ट्रपति। 153, 54, 55 एक किससे संबंधित है मेरे बच्चे? तो आपको राज्यपाल से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद नंबर 74 में क्या होता है, तो इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इसमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 74 में। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 75 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 75 में क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के तहत ही राष्ट्रपति जो होता है किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? अगर आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 76 क्या होता है, तो अनुच्छेद 76 होता है महान न्यायवादी। बात हमारी समझ रहे हैं? महान न्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और 74 के अंतर्गत मंत्रिमंडल परिषद की नियुक्ति करता है। लेकिन किसकी सिफारिश पे? तो प्रधानमंत्री के ही सिफारिश पे इसकी नियुक्ति की जाती है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। ये तो आपको 153, 54, 55 जो लाया मैंने राज्यपाल, और उसमें 74, 75, 76 लाया आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अंतर्गत। लेकिन अब हम चलूँगा आपके बीच में 100 अनुच्छेद 63 लेकर के। 163 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 163 अनुच्छेद कहता है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब सोचिए, गौर करिए, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कहाँ पे? राज्यों के अंतर्गत।
कहाँ पे? राज्यों के अंतर्गत 163। 164 क्या कह रहा है मेरे भाई? तो 164 अनुच्छेद कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। 164 अनुच्छेद कह रहा है किसका? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। और 165 अनुच्छेद क्या कहता है? तो 165 अनुच्छेद कहता है महाधिवक्ता, किसकी नियुक्ति? महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी 165 में। तो गौर करिएगा जरा, मैंने 74, 75, 76 प्रधानमंत्री के अंतर्गत दिया था, लेकिन 163, 164, 165 किसके अंतर्गत है? तो आपको राज्यों के मुख्यमंत्री के अंतर्गत है। तो कोई पूछे कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके आधार पर कौन से अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 164 में। अगर कोई पूछे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 163 के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के शाहबाद जिले में जामा खां है, बात हमारी समझ रहे हैं? हम लोग के शाहबाद जिले में कौन है? जामा खां है। तो मंत्री हैं, तो कौन से मंत्री हैं भाई? तो अल्पसंख्यक मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? तो अल्पसंख्यक मंत्री हैं। तो अल्पसंख्यक मंत्री बने तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 163 अनुच्छेद के अंतर्गत। बात हमारी समझ रहे हैं? और इनको शपथ किसने दिलवाया? तो राज्यपाल दिलवाते हैं। क्या कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। तो मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? शपथ दिलवाता है? तो मेरे बच्चे राज्यपाल ही दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राज्यपाल ही दिलवाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कंडीशंस आपको 163, 164, 165 आया। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपके बीच में मैंने लाया। अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, अब हम इसी संविधान के अंतर्गत अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। तो जरा गौर करिएगा, आप थोड़ा सा केयरफुल करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 79 में क्या होगा, तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद अगर कोई पूछे 80 में, तो अनुच्छेद 80 में क्या किया जाता है मेरे भाई? तो अनुच्छेद 80 में आपको राज्यसभा, ठीक है, अनुच्छेद 80 में किसका? राज्यसभा। और अगर कोई पूछे कि अनुच्छेद आपको 81 में किसका? तो अनुच्छेद 81 में आपको किसका होता है निर्माण? तो लोकसभा का निर्माण होता है। गौर करिएगा जरा, अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। अनुच्छेद 80 में क्या है मेरे भाई? तो राज्यसभा। अनुच्छेद 81 में क्या है भाई? तो लोकसभा। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे बच्चे? संसद है, तो संसद के मुख्य 2 अंग हैं। संसद के मुख्य 2 अंग हैं। गौर करिएगा, अगर आपसे कोई पूछे मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 250। अगर कोई पूछे कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब क्या देना होगा? 545 या 551। 551, 50 एक आपको एवरेज में होती है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी? तो 250। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी? 545 पर आपको चुनाव होता है, वो क्लियर मैंने किया। तो अनुच्छेद यहाँ आपको मैंने दर्शाया कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किसका? तो आपको लोकसभा का। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये कंडीशंस आपके बीच में हमने दिया आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चे, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद हम अगला लेकर के चलते हैं। अब अनुच्छेद नंबर हम थोड़ा सा इसी में ले लेते हैं। अनुच्छेद नंबर इसमें हम लेते हैं 168। अगर 168 अनुच्छेद नंबर आए तो इसमें क्या होगा? विधानमंडल होगा। इसमें क्या होगा? विधानमंडल होगा। किसमें? अनुच्छेद नंबर 168 में। अनुच्छेद नंबर 169 क्या? अनुच्छेद नंबर अगर 70 कोई पूछे तो इसमें क्या है? आप जवाब दीजिएगा विधानसभा। इसमें क्या आप जवाब दीजिएगा? विधानसभा का। अगर आपको अनुच्छेद 175 में कोई पूछे तो इसमें क्या जवाब देना है? तब विधान परिषद जवाब देना है।
क्या जवाब देना है? विधान परिषद का जवाब देना है। 168 में किसका? विधानमंडल का। 170 में किसका? विधानसभा का। 175 में किसका? तो आपको विधान परिषद का यह गठन किया जाता है। तो ये अनुच्छेद आपके सामने हमने अलग अलग रूपों में रखने का काम कर रहा हूँ। तो ठीक है मेरे भाई, अब हम चलेंगे आपके बीच में हाई कोर्ट के अंतर्गत। इससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, अब हम हाई कोर्ट के अंतर्गत चलेंगे। तो हाई कोर्ट के अंतर्गत यह जो अनुच्छेद कह रहा है 214, गौर करिएगा ज़रा, 214 अनुच्छेद कह रहा है कि हाई कोर्ट राज्य में होगा। मतलब ये अनुच्छेद 214 यही कहता है कि किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? वो कौन सा अनुच्छेद में निहित है? तो 214। अगर 216 में हम लोग चलें तो 216 कह रहा है कि हाई कोर्ट का गठन, मतलब अनुच्छेद नंबर 216 में यही कहता है कि हाई कोर्ट का गठन होगा और उस हाई कोर्ट का गठन राज्य के लिए होगा और राज्य में जितनी भी समस्याओं का समाधान होगा, सुनवाई होगी, वो आपको उच्च कोर्ट में होगी, उच्च न्यायालय में होगी। अगर अनुच्छेद 249 की बात आए तो राज्य सूची विषय पर कानून, मतलब कोई भी राज्य अपने किसी भी रूल्स को अपने किसी भी विषय पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बात हमारी समझ रहे हैं? कोई भी राज्य कानून बना सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता और उस कानून को फॉलो कर सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए, कोरोना काल का समय आया है तो अलग अलग राज्य अलग अलग अपना रूल अपना रहे हैं। कोई नाइट कर्फ्यू लगा रहा है, तो कोई डे कर्फ्यू लगा रहा है, तो कोई आपको संस्थान बंद कर दे रहा है, विद्यालय बंद कर दे रहा है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो अलग अलग अपना वो बना सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है? तो 249 के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 262 कहता है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद, नदी जल विवाद मतलब जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, जितनी भी नदियां हैं जो ग्रो करती हैं, जो बहती हैं, जो फ्लो करती हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? तो बिहार मान लो उत्तर प्रदेश से कोई नदी आने वाली है, उसका जल लेना चाहता है, तो अब इसका विवाद हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे में आना चाहिए, यूपी कह रहा है कि नहीं हमारे में आना चाहिए, हम उसका जल का अधिकारी हैं। तो ये नदी जल विवाद को निपटारा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद कायम है? तो 262। अब इसी के अंतर्गत आपको वह निपटारा हो सकता है कि आखिरकार इस नदी का पानी कहाँ कहाँ जाना चाहिए। बात हमारी समझ रहे हैं? 263 में क्या आ रहा है? अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब अंतर्राज्यीय कोई भी राज्य होगा उसके अंतर्गत एक परिषद का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 263 आपको निहित कह रहा है। अब हम आगे चलेंगे, आपको बताएंगे मेरे भाई। तो हमने एक अनुच्छेद में दिया था अभी इससे पहले थोड़ा सा, ठीक है, एक अनुच्छेद हमारा था CAG पे। बात हमारी समझ रहे हैं? एक अनुच्छेद था आपको 148 पे, जो किसका नियुक्ति किया था? तो CAG की नियुक्ति किया था। ठीक है, तो CAG की नियुक्ति किया था, तो इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो कंट्रोलर। बात हमारी समझ रहे हैं? CAG का पूरा नाम क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड एडिटर। कंट्रोलर एंड एडिटर, बात हमारी समझ रहे हैं? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मेरे बच्चे? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो ये CAG क्या करता है, मतलब कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल क्या करता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ना मेरे भाई, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है यह क्या होता है? तो देश के अंदर जितना भी खर्च का ब्यौरा होता है, देश के अंदर जितना भी खर्च का ब्यौरा होता है
वो कौन देने का काम करता है? तो CAG देने का काम करता है। देश के अंदर जितना भी खर्च का ब्यौरा होता है वो आपको कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल CAG देने का काम करता है। मान लो किसी देश में, किसी राज्य में घोटाला हो जाता है, देश में घोटाला हो जाता है, तो उस घोटाले का जो उजागर करने का काम करेगा कौन? तो CAG। जैसे कोयला घोटाला हुआ था, 2G घोटाला आपको ये CAG ने किया था, बाद में वो मान लो कि नहीं सपोर्ट कर पाया, नहीं निहित कर पाया, वो कैंसिल हो गया केस। लेकिन ये जितना भी खर्च वर्च ब्यौरे का देने का काम करता है मेरे भाई मेरे बच्चे, तो CAG देने का काम करता है। अब हम इसी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे बच्चा, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब हम अगले अनुच्छेद में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगला अनुच्छेद हमारा क्या कह रहा है। तो अगला अनुच्छेद कह रहा है, ये हाई कोर्ट तो हो गया, अगले अनुच्छेद कह रहा है 280, अनुच्छेद नंबर 280 है। तो 280 में अनुच्छेद नंबर में क्या है? तब वित्त आयोग है। क्या है मेरे भाई? तब वित्त आयोग है। अब वित्त आयोग को आपको क्या करना है? वित्त आयोग, बात हमारी समझ रहे। 280 अनुच्छेद कह रहा है तो किसका गठन होगा? तब वित्त आयोग का गठन होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तब 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है मेरे भाई? तब 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा NK सिंह। आपका जवाब होगा NK सिंह। बात हमारी समझ रहे हैं। तब 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। तो 280 में किसका हम लोग नियुक्ति करते हैं? तो वित्त आयोग का गठन करते हैं। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको NK सिंह है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अनुच्छेद में। तो अगला अनुच्छेद हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त, मेरे भाई? वो अनुच्छेद होगा आपका 312। अनुच्छेद नंबर कौन है? तो अनुच्छेद नंबर आपका ये जो अनुच्छेद होगा मेरे दोस्त वो 312 होगा। अब 312 जो अनुच्छेद होगा वो क्या कह रहा है? तो 312 अनुच्छेद में किसका गठन होता है? तो अखिल भारतीय सेवा। किसकी गठन होता है मेरे बच्चा? अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाता है। अब अखिल भारतीय सेवा में आपको क्या क्या इसमें शामिल होता है? तो IAS, ठीक है, उसके बाद शामिल किया जाता है IPS, उसके बाद शामिल किया जाता है IFS। मतलब अखिल भारतीय सेवा में जो अनुच्छेद नंबर 312 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, इसमें कितने पोस्ट शामिल किए जाते? तो IAS शामिल किए जाते, IPS शामिल किए जाते, IFS शामिल किया जाता है। तो IFS में आप थोड़ा सा क्लियर होना चाहिएगा। इसका जो पूरा नाम होता है वो इंडियन, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसके अंतर्गत आपको अखिल भारतीय के अंतर्गत नहीं आ सकता वो, ठीक है। इसमें कौन आएगा? सिर्फ तो IFS आएगा, इंडियन फॉरेस्ट, जो जंगल विभाग का अधिकारी होता है वो इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। इसका जो होता है वो आपको SP होता है, इसका जो होता है वो DM को शामिल किया जाता है। इसमें जो पद होता है जो भारत का सबसे उच्चतम पद होता है। तो किस अनुच्छेद में मेरे बच्चे? तो 312 अनुच्छेद में। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। 312 के बाद 315 में जब चलते हैं तो 315 क्या कहता है अनुच्छेद? तो आप गौर करिएगा, ये 315 अनुच्छेद क्या कहेगा तो उसको जरा हम लोग देखेंगे। तो 315 अनुच्छेद कह रहा है, ये अनुच्छेद नंबर कौन है? तो 315। अब 315 में क्या कहेगा? तो 315 में संघ एवं, बात हमारी समझ रहे हैं, संघ एवं, ठीक है, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ एवं राज्यों के लिए, ठीक है, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। कौन आयोग मेरे भाई? लोक सेवा आयोग।
कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? तो 315। अब संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो अब सोचिए, संघ हो गया मतलब देश हो गया, जैसे भारत हो गया। तो भारत में कौन सा संघ है? यूपीएससी है। भारत में कौन सा संघ है मेरे भाई? तो यूपीएससी है, जिसका पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक, बात हमारी समझ रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये राज्य के लिए, देश के लिए हुआ। अगर राज्य के लिए आ गई बात, तो राज्य के लिए जैसे मान लो बिहार है, बात हमारी समझ लें, राज्य के लिए जैसे मान लो बिहार है, तो बिहार के लिए क्या हो जाएगा? बीपीएससी हो जाएगा। अगर मान लो झारखंड है, तो झारखंड के लिए क्या हो जाएगा? जेपीएससी हो जाएगा। अगर मान लो यूपी है, तो उसके लिए लोक सेवा आयोग क्या हो जाएगा? तो यूपीपीसीएस हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये कंडीशंस है हमारे अनुच्छेद नंबर 315 में। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग ये कहता है, संघ अगर देश होगा तो देश के लिए यूपीएससी लोक सेवा आयोग होता है, और राज्य के लिए अपने अपने राज्य के अंतर्गत उसका टाइम इंडिकेट किया जाता है, नाम इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो अब आप इस अनुच्छेद के तहत समझेंगे मेरे बच्चे, मेरे भाई। तो यह जो अनुच्छेद होगा वो आपके सामने मैं आपको फिर बारी बारी से बताऊंगा कि क्या क्या कह रहा है। अब चलिए हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर किस में? अनुच्छेद नंबर 324 में। तो अनुच्छेद नंबर 324 है मेरे भाई, मैं वही अनुच्छेद दे रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद नंबर 324 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद नंबर 324 क्या है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो आपके पूरे देश में, पूरे राज्य में चुनावी प्रक्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? तो निर्वाचन आयोग, और उसी के अंतर्गत चुनाव आयोग की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 343 में। तो 343 क्या कर रहा है? तो राजभाषा। 343 क्या कर रहा है मेरे भाई? तो राजभाषा। और 343 में इस राजभाषा में हम लोग हिंदी लेते हैं, और हमारी लिपि क्या होती है? तो लिपि होती है देवनागरी। बात हमारी समझ रहे हैं। तो कौन से अनुच्छेद में? तो 343 में। अगर 368 की बात आ जाए मेरी दोस्त, तो 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत हम लोग कौन सा क्या लेते हैं? तो इसमें संविधान संशोधन को शामिल किया गया है। मतलब ये कि बारी बारी से कभी भी हम लोग संविधान का संशोधन क्या कर सकते हैं। जैसे कि 1976 में, ठीक है, संविधान संशोधन को किया गया था 42वें संविधान संशोधन के रूप में, और उसमें स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। तो क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो रूस से लिया गया था। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन को शामिल किया जाता, ऐड किया जाता। हम चलते हैं शुरुआती में, ये जो अनुच्छेद छूटे थे 40, तो 40 में क्या होता है? अनुच्छेद नंबर 40 में क्या होता है? तो गौर करिएगा, अनुच्छेद नंबर 40 में होता है पंचायती राज प्रणाली। मतलब राज्य हो, देश हो, अलग अलग राज्यों का अलग अलग अपना पंचायती राज होगा, और पंचायती चुनाव होंगे, अलग अलग पद उसमें निहित किए जाएंगे। कौन से अनुच्छेद में मेरे भाई? तो अनुच्छेद 40 में। अगर 17 की बात आ जाए, तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या? तो छुआछूत का अंत। मतलब छुआछूत की भावना अब नहीं रहेगी, उसी को अंत करने के लिए अनुच्छेद नंबर 17 में क्या कर दिया गया? अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। तो ये कंडीशंस है हमारे कुछ अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई अनुच्छेद नंबर अगला लेकर के। ठीक है, अब अनुच्छेद नंबर हम लोग अनुच्छेद लेंगे, हम आपको सामने अनुच्छेद लेंगे 352, उसके बाद हम अनुच्छेद लेंगे आपको 356, उसके बाद अनुच्छेद लेंगे हम आपको, मुख्य अनुच्छेद है आप समझिएगा जरा, 360। अब गौर करिए, 352, 356, 360, तो गौर करिए अब इसमें क्या होता है। तो हम चलेंगे मेरे भाई मेरे बच्चों 352 के अंतर्गत लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या है? तो ये 352 से लेकर 60 तक जो अनुच्छेद 3 है, 3 अनुच्छेद है, 352, 356, 360, ये आपको आपातकाल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? आपातकाल से संबंधित है। तो हम जरा देखेंगे
देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा आपातकाल लगाया जाता है। तो 352 अनुच्छेद में, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में? 352 में। अगर 356 की बात आई तो 356 में आपको राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या लगाया जाता है मेरे बाबू? तो शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। अगर आपको 360 की बात आ जाए तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब गौर करिए बारी बारी से, राष्ट्रीय आपातकाल कब कैसे कंडीशंस में लगाया जाता है, तो गौर करिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल उसी कंडीशंस में लगाया जाता है जब किसी बाह्य आक्रमण या हमारे खुद देश के अंतर्गत गृह युद्ध की परिस्थिति आ जाती हो। बाह्य आक्रमण जैसे कि मान लो चाइना हमारे देश में आक्रमण कर दिया, जैसे 1962, 1965, 66, 67, 72 की लड़ाई लगी थी। पाकिस्तान आक्रमण कर देता है, श्रीलंका आक्रमण कर देता है, एक युद्ध की परिस्थिति आ जाती है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या लगाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर 356 की बात आ जाएगी राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन आपके देश के अंदर राज्यों में लगाया जाता है या फिर देश में भी लगाया जाता है। मान लो कि देश में चुनाव होता है और कोई सरकारें, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर कोई स्थिति पैदा हो जाती है, मार काट या कोई आंदोलन हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। राज्यों के लिए क्या है कि कोई राज्य अगर कोई सरकारें, कोई पार्टी सरकार की नियुक्ति नहीं कर पाती है, गठन नहीं करवा पाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कोई राज्य में आंशिक घटना हो जाए तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे पंजाब में प्रधानमंत्री जो उनका सुरक्षा था वो दिक्कत आ गई थी, वो रुक गए थे, तो आप पार्टियां मांग कर रही है राष्ट्रपति से कि नहीं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कानून व्यवस्था उच्चतम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये कंडीशंस होता है 356 में। 360 की जो बात आती है मेरे भाई, तो इसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या? फाइनेंशियल आपातकाल लगाया जाता है। तो मतलब क्या कि अगर देश किसी कारणवश आर्थिक वृद्धि से बिल्कुल जूझ रहा होता है, मतलब उसमें बिल्कुल आर्थिक तंगी आ चुकी हो, तब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल क्या कर दिया जाता है? घोषित कर दिया जाता है। तो ये कंडीशंस आपके बीच में हमने लेकर आया मेरे बच्चे, मेरे भाई। आपको इसी तरह मैं आप अपनी तरफ से सेवा देते रहूँगा। फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक तो पूरा कीजिए, आप देखते हैं तो कृपया कर लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज की इस वीडियो में विदा लेता हूँ। अगली हमारी मुलाकात होगी फिर महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।